एवरीवन, क्लास 12 चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अभी हम इस चैप्टर में बहुत सारी स्टडी कर चुके हैं। जितना अभी तक हमने किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वी कैन इजीली गेट टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पर बात आती है कि कैसे हम केमिस्ट्री के केमिकल्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके क्या क्या देख रहे हैं, कैसे उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, कैसे सब्सटेंस हमें मिल रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो किस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, व्हाई डू वी नीड टू टेक द स्टेप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, क्यों लिया हमने, इसको हम देखेंगे। तो इसको देखने के लिए बहुत ध्यान से हम बहुत ध्यान से समझे हैं कि व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनाना है। जब हम बात करते हैं ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है कि एक ऐसा पार्ट जो हमें एक साइड से दूसरी साइड में कनेक्ट करे। दैट मींस कि व्हीट स्टोन ब्रिज को हम रेसिस्टेंट ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं ना, हम हाईवे पे जा रहे हैं और हम एक ब्रिज देख रहे हैं कि ऐसा ब्रिज है कि वो एक साइड से दूसरी साइड में, कहीं पर आप देखते हैं मेट्रो स्टेशन में भी, अगर एक साइड में आप क्रॉस नहीं कर पा रहे उतने हाईवे में, तो दूसरी साइड में आपके ब्रिज लगे होते हैं। यहाँ पर रेसिस्टेंस ब्रिज बनकर आ गया है, और रेसिस्टेंस ब्रिज बन के जब आया है तो हमें मालूम है कि जो अननोन रेसिस्टेंस है यहाँ पर वो आर है। एस हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस है, जिसको यू कैन वरी आप चेंज कर सकते हो। पी एंड क्यू जो है वो बैलेंसिंग में है, और जिनको इजीली एक्सेसिबल है, जो हम आपको नोन है। तो अब क्या होता है कि द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कंप्राइज करते हैं इट्स टू नोन रेसिस्टर्स, जो वन है अननोन रेसिस्टर्स, वन है वेरिएबल connected in the form of bridge, और जो the bridge is very reliable and gives a accurate measurement of unknown quantity। यानी अगर हम बात करते हैं अपने रेसिस्टेंस की, तो हमारे पास जो P, Q और S है, यानी S तो वेरिएबल है, we can vary, but पी क्यू जो रेसिस्टेंस है वी इजीली गेट टू नो, ये नोन रेसिस्टेंस है। आर हमें फाइंड करना है। तो किसी भी फॉर्मूले में अगर फोर चीजें हैं और 3 आपको मालूम है, तो 1 इजीली असेसिबल होती है टू गिविंग द आंसर। चलिए अब हमें देखना है ये द व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कंसिस्ट करता है 4 आर्म्स की, जिसकी 2 आर्म्स जो है कंसिस्ट ऑफ अननोन रेसिस्टेंस, while the other 2 arms consist of unknown resistance and a variable resistance। ठीक है, हमने इस पूरे के पूरे सर्किट को, हमने इस पूरे के पूरे ब्रिज को, यानी पी क्यू आर एस जो हमारा रेसिस्टेंस है, उसे हमने एक सेल बोल सकते हैं, या हम बोले कि उसको हमने बाहर एक जो बैटरी लगाई बोले, हमने इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से लगाया हुआ है, और जी हमने गैल्वेनोमीटर भी इसमें फिट किया हुआ है। गैल्वेनोमीटर फिट करने का मतलब है जहां पे हमें ये मालूम पड़े कि करंट कहाँ की डायरेक्शन में है और कहाँ फ्लो हो रही है। ठीक है, अब होता क्या है कि आपने जब इस पूरे को लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस में जहां पर भी कहीं पर ही फ्लक्चुएशन आएगा करंट का, आपको जी में दिख जाएगा। इट्स वेरी इजी टू असेसिबल। अब देखते हैं कि क्या कहानी बनती है। अब कहानी बनती है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जब ब्रिज बना है, तो ब्रिज का मतलब है, अगर अगर हम हमें कोई सीसॉ थोड़ा खेलना है, ब्रिज बना है इसका मतलब है बैलेंस होना। अगर वो बैलेंस है तो बैलेंस कैसे मालूम पड़ेगा, जब उसका नल डिफ्लेक्शन, यानी प्रिंसिपल ऑफ द नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। दैट इज इन द रेशियो ऑफ देयर रेसिस्टेंस आर इक्वल। उनके रेसिस्टेंस जो है उनके रेशियोज इक्वल हो। सपोज मैं P अपॉन Q ले रही हूं, या इज इक्वल टू R अपॉन S। अगर मैं ऐसे ले रही हूं P अपॉन Q, तो R अपॉन S। अगर मैं ले रही हूं P अपॉन R, Q अपॉन S, तो इसमें क्या होना चाहिए कि इनके जो रेशियो होते हैं ऑफ देयर रेसिस्टेंस के, वो इक्वल होने चाहिए, और कोई भी करंट उस टाइम पर फ्लो नहीं होगी, जो कि आपको गैल्वेनोमीटर में शो नहीं होगी। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि द ब्रिज इज अनबैलेंस्ड। ब्रिज जो है वो अनबैलेंस कंडीशन में है, जहां पर करंट फ्लो जो होती है थ्रू गैल्वेनोमीटर होती है। जब ब्रिज होता है, इसे कैसे कहते हैं, बैलेंस्ड है, कि जब कोई भी करंट फ्लो ना हो और आपको गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट का डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे। ठीक है, और ये कंडीशन को अचीव करने के लिए हम एडजस्ट करते हैं नोन रेसिस्टेंस को एंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपकी यहाँ 4 क्वांटिटी है P, Q, R, S, और R आपका अननोन रेसिस्टेंस है,
तो P जो नोन है, Q जो नोन है और S जो वेरिएबल है, इन तीनों की नंबर होना, इन तीनों का नोन होना बड़ा जरूरी है फॉर किसके लिए? अचीव बाय एडजस्टिंग द नोन रेसिस्टेंस एंड वेरिएबल फॉर द सॉल्यूशन और फॉर नोइंग द क्वांटिटी फॉर R को जानने के लिए। ठीक है, यहां तक हमारी कहानी बनती है, बहुत बढ़िया। अब होता क्या है, होता ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन कैसे करें। वेरी इजी। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें यह मालूम है कि जब हमारा, हम कहते हैं कि अगर आपने इस डायग्राम को ध्यान से देखा होगा तो उसमें I1 और I2 दो करंट फ्लो हो रही हैं। दो करंट फ्लो अगर वो बैलेंस कंडीशन में है तो जो I जा रहा है P में वही इक्वल हो जाएगा R में। फर्स्ट कंडीशन बनी। सेकंड, हमें पता है कि जो I होता है यानी जो करंट होती है वो V अपॉन R होती है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव जो हमें यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम EMF से शो कर रहे हैं अपॉन R। वेरी राइट। आर की जगह हमारे दो जो लगे हुए हैं रेसिस्टेंस P प्लस Q जो कि नोन है। दूसरा हमारा बन जाता I2 जो I4 के इक्वल जिसमें करंट जा रही है, उसमें हमारा V की जगह आया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी E अपॉन R प्लस S। दैट मीन्स R प्लस S माने R हमारा अननोन है और S हमारा क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। हमने जब पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास कंक्लूजन में आई कौन सी रिएक्शन? कंक्लूजन हमारा बनता है इस चीज से कि यहां पर हम अगर ध्यान से देखें तो यहां पर एक चीज बनती है P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू P अपॉन Q इंटू S, यानी R है हमारा अननोन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू P अपॉन Q जो कि नोन था इंटू S जो वेरिएबल था। तो यहां से हमने अननोन रेसिस्टेंस को इजीली निकाल लिया। S जो है जिसे हम वेरिएबल कह रहे हैं दैट इज इन द स्टैंडर्ड आर्म ऑफ द ब्रिज। ठीक है, ये तो डेरिवेशन है जो बहुत ही इजी है और न्यूमेरिकल भी इसी के ऊपर ज्यादा फ्लो अप करते हैं। ठीक है, अब आता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की लिमिटेशंस क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात लिमिटेशंस पे आते हैं तो फॉर लो रेसिस्टेंस मेजरमेंट द रेसिस्टेंस ऑफ द लीड एंड कॉन्टैक्ट बिकम सिग्निफिकेंट इंट्रोड्यूस करता है एरर को। एक लो रेसिस्टेंस के तो मेजरमेंट ठीक है, रेसिस्टेंस जो होता है लीड करता है, कॉन्टैक्ट करता है, बिकम सिग्निफिकेंट एंड इंट्रोड्यूस कर सकता है एन एरर। हम एक, अगर हम हाई रेसिस्टेंस लेते हैं प्रॉब्लमेटिक होगा। फॉर हाई रेसिस्टेंस मेजरमेंट में क्या होगा कि मेजरमेंट जो मेजरमेंट होगा प्रेजेंटेड होगा बाय द ब्रिज इज सो लार्ज। ठीक है, हाई रेसिस्टेंस में जो मेजरमेंट होगा वो बहुत ज्यादा लार्ज दिखाई देगा और जो गैल्वेनोमीटर है वो इनसेंसिटिव है टू इम्बैलेंस के ऑब्वियसली। तो लो में तो एरर आके हमारा बिकम सिग्निफिकेंट तो इंट्रोड्यूस करता है एरर को आ सकती है। हाई में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है वो इतना इनसेंसिटिव है टू इम्बैलेंस। ठीक है, द अदर ड्रॉबैक जो होता है वो क्या होता है कि अदर ड्रॉबैक इज द रेसिस्टेंस चेंज ड्यू टू करंट हीटिंग इफेक्ट। सही बात है, करंट आ रही है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट, हीट का इफेक्ट जो होगा थ्रू रेसिस्टेंस में वहां भी होगा। कैसे? क्योंकि आप इसमें ऑल्टरनेट कौन सी करंट यूज करते हैं? डायरेक्ट करंट तो यूज कर नहीं सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमेशा ऑल्टरनेटिव करंट यूज होता है, तो ऑल्टरनेटिव करंट यूज करते हैं जिसमें हम कंडक्टिव सेल भी लगाते हैं। जो मेन पॉइंट है आपका वो ये है कि जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव करंट आएगी तो हो सकता है कि इट कॉज अ परमानेंट चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका ध्यान रखिएगा, एक लिमिटेशन है कि ये प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसको हम रेसिस्टेंस ब्रिज भी करते हैं। नेक्स्ट आता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है प्रिंसिपल किस में वर्क करता है? इट्स अ नल डिफ्लेक्शन में वर्क करता है, यानी जितने भी उसके फोर जो आपके रेजिस्टेंस है उसमें इक्वल होने चाहिए और कोई करंट उसमें फ्लो नहीं होनी चाहिए। व्हेन इट व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा? जब कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी। अब आता है कि व्हेन इज द व्हीटस्टोन ब्रिज सेड टू बी अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस कैसे होगा? जब गैल्वेनोमीटर में देखोगे कि आपकी करंट ही करंट फ्लो हो रही है और इसकी लिमिटेशन क्या है? लो रेसिस्टेंस मेजरमेंट है। द रेसिस्टेंस जो होता है वो लीड कर सकता है, बिकम्स इनसिग्निफिकेंट हो सकता है, एरर आ सकती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमारे न्यूमेरिकल के परफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
दैट इज कॉल्ड व्हाट इज कोहल-रॉश लॉ। क्या होता है कोहल-रॉश लॉ में? तो बहुत इजी है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमें मालूम पड़ा कि नल डिफ्लेक्शन का जो उसका प्रिंसिपल है वो नल डिफ्लेक्शन में वर्क करता है, यानी कोई भी करंट बैलेंस होने के बाद नहीं आती। अब यहाँ पर हमारी बात अब नेक्स्ट आ गई, नेक्स्ट लेवल हो गया है। थोड़ा सा लेवल्स बढ़ जाते हैं क्योंकि जब आप बड़े बच्चे हो जाते हो तो लेवल बढ़ना तो बनता ही है, क्योंकि इस वाले चैप्टर में जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, कोहल-रॉश लॉ है या आपका भी आगे भी आएंगे बहुत सारे, ये पॉइंट छोटे छोटे हैं जिसमें वन वन मार्क्स से क्वेश्चंस और काफी सारी चीजें आ सकती हैं इसमें। अब हमारी बात अगर हम करें बहुत ध्यान से, बात अगर हम ध्यान से करते हैं तो अभी हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो क्या है, कोहल-रॉश लॉ है। कोहल-रॉश लॉ में क्या आता है कि ये जो कोहल-रॉश लॉ है ना, वो क्या कहता है, वो कहता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रोलाइट की, हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया और इलेक्ट्रोलाइट को हमने क्या करा कि हमने उसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया। जैसे सपोज NaCl को, तो NaCl को जब आप सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोलिटिकली, आपने उसमें करंट फ्लो कराई तो Na और Cl, यानी जो उसमें अगर आप देखेंगे NaCl कंप्लीटली एक पार्ट है, लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी वो Na और Cl में यानी कैटाइंस और एनाइंस में कंप्लीटली अगर डिवाइड हो जाते हैं तो होता क्या है कि जो भी इनका सम होता है कंडक्टिविटी का, जो कंडक्टिविटी कर रहा है जो आयंस है, तो वो इक्वल होते हैं कंप्लीट बन के। किसमें? कोहल-रॉश लॉ कहते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक की इनफाइनाइट डाइल्यूशन की इक्वल होती है सम ऑफ इट्स कंडक्टेंस ऑफ द एनाइंस एंड कैटाइंस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, सॉल्यूशन की बात हो रही है, उसमें गिवन कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं कंडक्टेंस में, तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग करता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसे कहां रखा, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में रखा, और इलेक्ट्रोड के बीच में रखने के साथ ही उसको यूनिट एरिया यानी एक क्रॉस सेक्शनल जो उसका एरिया में हमने उसकी यूनिट हमने लेंथ ली, और द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाती है विद डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन। कहने का मतलब है कि ऐसा कहा कहते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग आप जिस भी इलेक्ट्रोलिटिक को ऐसे सॉल्यूशन में डाल रहे हैं जिसमें डाइल्यूशन ज्यादा है, यानी आयंस अपने कैटायंस जो भी आपके जो सब्सटेंस है, जो भी आपके इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस है, उसको डिसॉल्व करने के लिए अगर उसमें डाइल्यूशन ज्यादा है तो वो इतनी अच्छी तरीके से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है, यानी कॉन्सेंट्रेशन अगर कम कर दे। वही चीज मेन कहती है कि हम क्या करते हैं, कि कहने का मतलब है कि इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी, इंक्रीज होती है मोलर कंडक्टिविटी, क्यों? इंक्रीज इन द टोटल वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बट सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है जब उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। कहने का मतलब है आपको डाइल्यूट करना है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको पता ही है कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको जैसे ही आप डिसॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक को, अगर वो अपने आयंस में कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग है, और नहीं हो पाता तो वीक है। ठीक है, अब मेन मुद्दा हमारा क्या आता है कि अगर हम बेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन करें, कोहल-रॉश लॉ ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि लिमिटिंग जो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनाइंस एंड कैटाइंस। सपोज अगर हम यहाँ की बात करते हैं, ये हमारा क्या चीज है, लैम्डा। अगर हम बात करते हैं ये NaCl, इसको डिसॉल्व करते ही अगर Na प्लस और Cl माइनस, यानी जो सम होंगे ऑफ इंडिविजुअल कैटाइंस और एनाइंस का कंट्रीब्यूशन वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो लॉ बनता है उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बन जाता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि दिस लॉ इज पॉपुलरली नोन एज कोहल-रॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। किसी भी आयंस को रोकना नहीं है, उसकी खुद की आइडेंटिटी आखिर डिसॉल्व होने के बाद, डाइल्यूशन में आने के बाद वो कैसे कंडक्टिविटी कर रही है, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो उसी में फॉर एग्जांपल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो लैम्डा है ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी डिटरमिन करते हैं विद द नॉलेज ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ सोडियम आयन एंड द क्लोराइड आयन। यानी कहने का मतलब है कहीं पर मोलर कंडक्टिविटी हो रही है तो वो स्पेशली जो उसमें सोडियम आयंस है और क्लोराइड आयंस है इसके थ्रू है। ठीक है, हमारी यहां तक बात बिल्कुल प्रूफ
हो जाती है। अब क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो कोहल-रॉश लॉ ने कहा था, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, यानी जैसे ही डिसॉल्व किया आयंस अपने पॉजिटिव और निगेटिव में इंडिपेंडेंटली वर्क करने लगे। कोहल-रॉश लॉ हेल्प कहा करता है, वो डिटर्मिनेशन करता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब क्या है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें लोअर मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। हम कोहल-रॉश लॉ को हम क्या लेते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को लिया, उसको सॉल्यूशन में डाला, वो कितना डिसोशिएट हो रहा है, वो कितने अपना आयंस में टूट रहा है, डिपेंड्स करता है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऑब्वियसली अगर आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, यहां पर मैं एक ग्राफ दिखाऊंगी जो प्लॉट करता है मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर और कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, तो वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। किसके केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके जो आयंस होंगे वो डिसोशिएट हो ही नहीं पाएंगे। तो हो सकता है प्लस वाला ज्यादा हो जाए, माइनस वाला ज्यादा होता है। और मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज करती है स्टीपली एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्सट्रापोलेशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल जीरो कर दी, डायल्यूशन ही डायल्यूशन है, तो वहां पर भी केस क्या होता है, हम वी यूज द कोहल-रॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या इसकी लिमिटिंग एक एरिया है, क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा की फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये था आपका इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का, जहां पर हेल्प करता है डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज के ऊपर, ठीक है। अब ये हमने करा तो यहां पर हमें ग्राफ दिख गए, हमें साफ साफ ग्राफ दिख रहा है, हमने कैसे ग्राफ लैम्डा और हमने कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ग्राफ्स बना लिए। अब दूसरा क्या मिलता है, दूसरा कोहल-रॉश लॉ ये कहते हैं कि डिटर्मिनेशन द वैल्यू ऑफ डिसोशिएट कांस्टेंट। जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पर डिसोशिएट कांस्टेंट, क्या हुआ डिसोशिएट कांस्टेंट, ये देखिए डिसोशिएट कांस्टेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यानी अगर हम बात करेंगे अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ई एम, यानी अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड करें, कितना डिसोसिएशन कांस्टेंट है, उसके लिए हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए और क्या मालूम होना चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों। यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम ईएम से शो कर रहे हैं और लैम्डा जो है उसको शो कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी से। किसी भी डिसोसिएशन कांस्टेंट को, कि उसकी डिसोसिएशन की पावर कांस्टेंट क्या है, कितने पर डिसोसिएशन है वहां पर, उसके लिए उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना तक वो डिसोसिएट हो सकता है, वो दो चीजों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आता है हमारा, हम यूज कहां कहां पे करते हैं कोहल-रॉश लॉ का। कैलकुलेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, और मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। अगर बहुत ज्यादा इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो उसमें वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसॉल्व सही से हो नहीं पा रहा है, डिसोशिएट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हम यूज किसको करते हैं, कोहल-रॉश लॉ को। तो ये 4 चीजें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि फर्स्ट वन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रेंगली सॉल्युबल, जो हल्का सा, बहुत हल्का स्प्रेंगली सॉल्युबल का मतलब पिंच ऑफ सॉल्ट, अगर हम कह रहे हैं कि बहुत कम सॉल्युबल है। कैलकुलेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट की किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, यानी सारी चीजें किसके लिए बताई जा रही है यहाँ पर, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जो कि इजीली एसेसिबल नहीं है, डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है, सबसे पहले हम करते हैं कि किसने डिस्कवर्ड किया था इंडिपेंडेंट माइग्रेशन को, तो ऑब्वियसली कोहल-रॉश लॉ ने किया था। कोहल-रॉश लॉ जो है उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ करते हैं यूज, ऑब्वियसली हम फाइंड करने के लिए कि व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, वेरी इजी। व्हाट इज कोहल-रॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, क्या होता है, तो वो जो अभी हमने पढ़ाया था कि कोहल-रॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयन मूवमेंट, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कैन बी
डिस्क्राइब करते हैं। सम ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायंस और आयंस, जो भी उसमें कैटायंस और एनायंस है यानी प्लस और माइनस है, उसके किसके ऊपर इंडिविजुअल कितना फर्क दे रही है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो फ्यूअर आयंस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं फॉर कंडक्शन के लिए, यानी कुछ ही ऐसे आयन होते हैं जो कंडक्टिविटी करेंगे, किसमें, एक सॉल्यूशन में, एंड सॉल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी विद डाइल्यूशन। ठीक है, ये हमारी बात होती है किसके लिए, स्पेशली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बना। तो प्लीज आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट आपके जो भी मैं बताऊंगी उसमें आपके कोहलरॉश लॉ और आपका जो आता है फर्स्ट वन जो टॉपिक हमने लिया था, उस टॉपिक के अंदर जितनी भी चीजें हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज और कोहलरॉश लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ये नेक्स्ट टर्न उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्जामिनेशन। तो तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।